नमस्कार मित्रों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं टीजीटी पीजीटी हिंदी के लिए 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। जैसा कि आपको पता होगा, इस चैनल के माध्यम से 500 प्रश्नों की सीरीज चलाई जा रही है। ये हिंदी प्रैक्टिस सेट 19 है। देखते हैं इन प्रश्नों को। प्रश्न 1, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है? कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है? ए 15, बी 18, सी 20, डी 24। इसका विकल्प डी सही है, 24। जैसा कि आपको पता होगा, कालिदास की रचनाओं की संख्या 7 है। कितनी इनकी रचनाओं की संख्या? 7। इनमें से अभिज्ञान शाकुंतलम इनके द्वारा रचित बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है। इसमें इन्होंने 24 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। 7 अंक हैं। कितने अंक हैं इसमें? 7 अंक। और 196 श्लोक हैं। तो मित्रों, श्लोकों की संख्या कितनी है? 196। और इसमें दुष्यंत तथा शकुंतला के प्रेम, विवाह, विरह तथा उसके बाद पुनः मिलन का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न 2, शुद्ध कला के पारखी कहते हैं, उस पारखी पंक्ति के रचयिता कौन हैं? ए रामधारी सिंह दिनकर, बी नागार्जुन, सी रामविलास शर्मा, डी मुक्तिबोध। इसका विकल्प सी सही है, रामविलास शर्मा। रूप तरंग तथा सदियों के सोए जाग उठे आदि इनके कविता संग्रह हैं। वर्ष 1986-87 में इन्हें हिंदी अकादमी के प्रथम सर्वोच्च सम्मान सलाखा सम्मान से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न 3, सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, ये कथन किस विद्वान का है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डी बच्चन सिंह। इसका विकल्प ए सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, प्रश्न 4, एक ही कथानायक चेतन उपेंद्र नाथ के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है, उनके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है? तो मित्रों, इस प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि एक ही नायक, एक ही हीरो चेतन, इनके उपेंद्र नाथ जी के कई उपन्यासों का मुख्य पात्र है, केंद्रीय पात्र है, लेकिन किस उपन्यास का पात्र चेतन नहीं है? ए गिरती दीवारें, बी शहर में घूमता आईना, सी गर्म राख, डी एक नन्ही कंदील। इसका विकल्प सी सही है, गर्म राख। तो उपेंद्र नाथ अश्क जी के उपन्यास गर्म राख का केंद्रीय पात्र चेतन नहीं है। इसका मुख्य पात्र है जगमोहन। कौन है इसका मुख्य पात्र? जगमोहन। अश्क जी के प्रसिद्ध उपन्यास हैं गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, एक नन्ही कंदील। और इसके सभी के पात्र, तीनों के पात्र जो भी मैंने बताया, चेतन है। अगला प्रश्न, प्रश्न 5, प्रश्न 5, वो उस शाखा का वन विहंग, उड़ गया मुक्त नभ निरस्तर तरंग। पंक्तियां किस छायावादी कवि की हैं? ए जयशंकर प्रसाद, बी सुमित्रानंदन पंत, सी महादेवी वर्मा, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका विकल्प डी सही है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न, प्रश्न 6, हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी इब्न बतूता, सी अब्बू सईद, डी बदायूनी। इसका विकल्प सी सही है, अब्बू सईद। तो मित्रों, वैसे तो हिंदुई शब्द अमीर खुसरो ने भी दिया है। अगर मुझसे कोई प्रश्न पूछना है तो हिंदुई में पूछो, लेकिन प्रश्न पूछा गया है कि हिंदुई शब्द का सबसे प्रथम प्रयोग किसने किया है। तो ये प्रश्न अगर आ जाए तो आपका उत्तर होगा अब्बू सईद।
अब्बू सईद जी जो थे, इन्होंने हिंदी हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग फारसी इतिहास में सबसे पहले किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न 7, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ए शौरसेनी अपभ्रंश से, बी मागधी अपभ्रंश से, सी अर्धमागधी अपभ्रंश से, डी ब्राचड़ अपभ्रंश से। डी ब्राचड़ अपभ्रंश से, इसका विकल्प ए सही, शौरसेनी अपभ्रंश से। तो मित्रों, ये ब्रज भाषा जो है पश्चिमी हिंदी की बोली है, और पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 5। खड़ी बोली, ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली और हरियाणी या हरियाणवी। तो पश्चिमी हिंदी की जितनी भी बोलियां हैं उनका सबका विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। तो ब्रज भाषा भी पश्चिमी हिंदी की मुख्य बोली है, इसलिए इसका विकास भी पश्चिमी हिंदी की, इससे भी विकास किससे हुआ? शौरसेनी अपभ्रंश से। इसका मुख्य केंद्र है, ब्रज भाषा का मुख्य केंद्र क्या है? इसका मुख्य केंद्र रहा है, ये आपका मेरठ रहा है। इसका ब्रज भाषा का मुख्य केंद्र रहा है मेरठ। इसके अतिरिक्त उधर सहारनपुर, गाजियाबाद, दिल्ली, इन सब स्थानों पर पश्चिमी क्षेत्रों में ये बोली जाती है। रामपुर, यहाँ सब ये जो है ये नहीं, ये तो खड़ी बोली का है ब्रज भाषा। ब्रज भाषा का मित्रों मुख्य केंद्र क्या है? यह है मथुरा मुख्य केंद्र। इसका मुख्य केंद्र मथुरा है। और ब्रज भाषा की उत्पत्ति, इसका ब्रज भाषा नाम क्यों पड़ा? ऐसा है कि मथुरा तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में पशुओं या गायों की अधिकता थी, और प्राचीन समय में पशुओं की अधिकता वाले क्षेत्र को ब्रज कहा जाता था। और भगवान कृष्ण का गाय प्रेम तो सर्वविदित है, तो इसलिए वहाँ गायों तथा पशुओं आदि की बहुत अधिकता थी, इसलिए वो पूरा ब्रज, वो उसका नाम क्या पड़ा? ब्रज पड़ा। तो मथुरा, उसके गोकुल, उसके आसपास का जितना भी क्षेत्र था वो सब ब्रज मंडल कहलाया। और वहाँ की भाषा जो थी या बोली, वो क्या कहलाई? ब्रज भाषा कहलाई। ब्रज मित्रों है तो बोली, लेकिन इसमें मध्यकाल में बहुत अधिक साहित्य वगैरह की रचना हुई। ये साहित्यिक दृष्टि से बहुत समृद्ध हो गई, इसलिए बोली होते हुए भी इसके नाम में भाषा लग गया। देखते हैं अगला प्रश्न। अच्छा, और देख लो, मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश से आई आपकी ये जो है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी आई है मागधी अपभ्रंश से। इसमें कौन कौन सी बोलियां हैं? मगही, मैथिली और भोजपुरी, ये 3 बोलियां। अर्धमागधी अपभ्रंश से आई है आपकी पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोलियां हैं? ये आपकी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। और ये ब्राचड़ अपभ्रंश, ब्राचड़ अपभ्रंश से आई है सिंधी भाषा। देखते हैं अगला प्रश्न। संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ है? ए रघुवंशम, बी शिशुपाल वधम, सी किरातार्जुनीयम, डी कुमार संभवम। इसका विकल्प सी सही, किरातार्जुनीयम। तो मित्रों, ये किरातार्जुनीयम जो है ये भारवी जी द्वारा रचित है। ये भारवी जी द्वारा रचित जो है ये रचित है, और इसका आरंभ श्री शब्द से तथा इसका अंत किससे हुआ? लक्ष्मी शब्द से हुआ है। ये इनकी बहुत ही उत्कृष्ट काव्य रचना है। किसकी? भारवी जी की। और भारवी जी के बारे में तो आपको पता होगा कि इनकी रचना जो है वो बहुत ही अच्छी है, नारियल के समान है। इनको क्या उपमा दी गई है? इनकी रचनाओं के बारे में कहा गया है, इनके काव्य के बारे में कहा गया है कि ऊपर से तो नारियल के समान कठोर है, और अंदर से उसी के गूदे के समान क्या है? मधुर है, कोमल है। कहने का अर्थ ये है, इनका काव्य जब आप पढ़ेंगे तो ऊपर से लगे बहुत कठिन है, कठोर है, लेकिन अंदर जब आप पढ़ोगे तो बहुत ही सरल और मधुर है। ये रघुवंशम किसकी रचना है? ये कालिदास जी की रचना है। शिशुपाल वधम महाकाव्य माघ द्वारा रचित है। कुमार संभवम ये भी कालिदास जी की रचना है। अगला प्रश्न।
प्रश्न 9, पार्श्वनाथ चरित के लेखक हैं वीर नंदी, बी धनंजय, सी मुनि जिन विजय, डी वादिराज। इसका विकल्प डी सही है, वादिराज। इस ग्रंथ का रचना काल शक संवत 647 अर्थात 1025 ईस्वी है। इस ग्रंथ में भगवान पार्श्वनाथ के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। पार्श्वनाथ जी जो है वो जैनियों के 23वें भगवान माने जाते हैं। जैसा कि पता होगा 24वें व अंतिम तीर्थकर कौन थे जैनियों के, तो ये थे महावीर स्वामी और सबसे पहले थे ऋषभदेव जी। अगला प्रश्न, प्रश्न 10, नाटकों और नाटककारों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं पूछा गया है मित्रों। ए रघुकुल रीत जगदीश चंद्र माथुर, बी मिस्टर अभिमन्यु लक्ष्मी नारायण लाल, सी एक सत्य हरिश्चंद्र लक्ष्मी नारायण मिश्र, डी गोपा का दान विनोद रस्तोगी। इसका विकल्प सी सही है, एक सत्य हरिश्चंद्र लक्ष्मी नारायण मिश्र। इसके रचयिता लक्ष्मी नारायण मिश्र नहीं है। एक सत्य हरिश्चंद्र ये नाटक है, क्या है ये नाट्य विधा की रचना है और इसके लेखक है लक्ष्मी नारायण लाल। लक्ष्मी नारायण लाल जी की ये रचना है। इन्होंने इस नाटक की रचना 1976 में की थी। देखते हैं अगला प्रश्न, उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता उनकी अनाबिल दृष्टि और निर्मल विवेचन है। ये कथन किस आलोचक का है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी नामवर सिंह। इस प्रश्न में मित्रों मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। ये मुझे लगता है ये मेरे विचार से विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का कथन है। वैसे मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है इसमें। देखते हैं अगला प्रश्न, उधियाय तेन बंधन कीना इति दसमाथ अमर पद लीन्हा। पंक्तियों के रचनाकार हैं ए कुतुबन, बी तुलसी, सी जायसी, डी सूरदास। इसका विकल्प सी सही है, जायसी। ये जायसी जी जो थे इनकी यह पंक्तियां हैं। और जायसी मतलब मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में आप सभी ने सुना होगा। ये सूफी काव्यधारा प्रेमाश्रयी काव्यधारा के सर्वप्रमुख कवि हैं और इनकी मुख्य रचनाएं हैं पद्मावत, जो कि सर्वप्रसिद्ध है और बहुत ही जो है बड़ा प्रबंध काव्य है। ये आखिरी कलाम इनकी रचना है। चित्ररेखा, मित्रों चित्ररेखा जायसी जी की रचना है। चित्रलेखा एक रचना है जो कि जयदेव जी की रचना है। नहीं, भगवती चरण वर्मा। चित्ररेखा जायसी जी की रचना और चित्रलेखा अगर आ जाए लेखा तो हो जाएगी भगवती चरण वर्मा की रचना। कहरनामा, अखरावट, कान्हावत, मसलनामा। तो जायसी जी की मुख्य रचनाएं हैं पद्मावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा, अखरावट और कान्हावत। इन्होंने ग्रामीण या ठेठ अवधि का प्रयोग किया है और इनकी रचना की शैली क्या है? मसनवी शैली है। अगला प्रश्न, हिंदी नई चाल में ढली। सन 1873 ईस्वी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे किस पुस्तक में अंकित किया था? ए कालचक्र, बी विद्या सुंदर, सी नील देवी, डी भारत दुर्दशा। इसका विकल्प ए सही है, कालचक्र।
इसे 1873 ईस्वी में कालचक्र पुस्तक में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अंकित किया था। अगला प्रश्न, इसको थोड़ा और मैं बढ़ा लेती हूँ। वो रचना जो मैंने, वो जो पंक्तियाँ मैंने बताई थी मित्रों, बिल्कुल सही है। मुझे कुछ कन्फ्यूजन था लेकिन याद आ गया, वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की ही रचित पंक्तियाँ हैं, वो किसी और की रचित पंक्तियाँ नहीं हैं। अब देखेंगे प्रश्न 14, खड़ी बोली का एक अन्य नाम है। ए अंतर्वेदी, बी प्राची, सी कौरवी, डी हरियाणवी। इसका विकल्प सी सही है, कौरवी। तो खड़ी बोली का एक अन्य नाम कौरवी है। और ये खड़ी बोली को नाम किसने दिया था? ये नाम दिया था मित्रों राहुल सांकृत्यायन ने। किसने दिया था? राहुल सांकृत्यायन ने। और अंतर्वेदी नाम ये ब्रज भाषा का उपनाम है। और हरियाणवी सब लोग जानते हो, हरियाणवी के एक उपनाम बांगरू भी है मित्रों। अगला प्रश्न, प्रश्न 15, गुरवे शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। ए गुरु प्लस वे, बी गुरु प्लस ए, सी गुरु प्लस वे, डी गुरु प्लस ए। इसका विकल्प डी सही है, गुरु प्लस ए। तो मित्रों यहाँ पर अयादि संधि है। कौन सी संधि है? अयादि स्वर संधि है। जब ए आए तथा ओ के बाद कोई असमान स्वर आए तो ए का ऐ का आय, ओ का औ और औ का आओ हो जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 16, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है? नहीं पूछा गया है मित्रों। नहीं पे आप लोग विशेष ध्यान दिया करो, प्रश्नों को अच्छी तरह पढ़ा करो, क्योंकि नहीं हमारे बहुत से प्रश्न गलत करवा देता है। ए कर्णफूल, बी शूल फूल, सी प्रवासी के गीत, डी अपराजिता। इसका विकल्प डी सही है, अपराजिता। अपराजिता नरेंद्र शर्मा जी का काव्य संग्रह नहीं है, ये सूर्यकांत त्रिपाठी जी की रचना है। अगला प्रश्न, प्रश्न 17, बीती विभावरी जागरे, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। यहाँ कौन सा अलंकार है? उपर्युक्त पंक्तियों में अलंकार है। ए रूपक, बी उत्प्रेक्षा, सी श्लेष, डी यमक। इसका विकल्प ए सही है, रूपक। कहने का अर्थ ये है कि उषा रूपी जो नारी है, उषा माने सुबह सुबह का जो बिल्कुल जो है ब्रह्म मुहूर्त एक तरह कहेंगे उसको, उषा बेला को, जब सूर्य जो है बिल्कुल निकलने वाला होता है, चंद्रमा अस्त होने वाला होता है, थोड़ा थोड़ा अंधेरा रहता है, थोड़ा उजाला रहता है, तारे भी बहुत से नीचे जाते हुए दिखाई मतलब डूबते हुए दिखाई देते हैं, उस समय का वर्णन किया गया है। तो उषा रूपी जो नागरी है, उषा को नारी का रूप दे दिया गया है। वो तारा रूपी, तारे को घड़ों का रूप दे दिया गया है। तारा रूपी घड़ों को आकाश रूपी अंबर, आकाश रूपी जो अंबर है उसमें डुबो रही है, तो इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। जहाँ उपमान और उपमेय का भेद रहित आरोप होता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे उषा को नारी का रूप दे दिया गया है, तारों को घड़े का रूप दे दिया गया है, और अंबर माने आकाश को तालाब का रूप दे दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पर मित्रों रूपक अलंकार है। ये उत्प्रेक्षा अलंकार कहाँ होता है? जहाँ की कवि उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त करता है, कल्पना करता है, मानो जानो मनो जनो, इस प्रकार के शब्द इसमें आते हैं। ये श्लेष अलंकार कहाँ होता है? श्लेष मित्रों जो है ऐसा है कि ये शब्दा अलंकार है, जहाँ एक शब्द केवल एक बार आता है, उसके अर्थ दो या दो से अधिक होते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। यमक भी शब्दा अलंकार है। यमक अलंकार वहाँ होता है जहाँ एक शब्द दो या दो से अधिक बार आता है, उसके अर्थ भी अलग अलग होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 18, सभी स्वर होते हैं। ए दीर्घ, बी अघोष, सी महाप्राण,
डी अल्प प्राण, इसका विकल्प डी सही है, अल्प प्राण। तो मित्रों सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। देखो जो स्पर्श व्यंजन होता है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी, 25। तो प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। इसके अतिरिक्त अंतस्थ व्यंजन या अलावा भी अल्प प्राण होते हैं। और स्वरों की संख्या कितनी है, 11। तो ये जो 11 स्वर होते हैं सभी अल्प प्राण होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 19, वध स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है? ए ऋषिकेश सुलभ, बी प्रदीप जायसवाल, सी सत्यकेतु विद्या अलंकार, डी धर्मवीर। इसका विकल्प ए सही है, ऋषिकेश सुलभ। इसका विकल्प ए सही है, ऋषिकेश सुलभ। इन्होंने अनेक नाटक, कहानी संग्रह तथा समालोचना आदि का लेखन कार्य किया है। अगला प्रश्न, लिपि के विकास का क्रमिक सोपान है। ए सूत्र लिपि, चित्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि, भावमूलक लिपि, बी भावमूलक लिपि, सूत्रलिपि, चित्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि, सी चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि, भावमूलक लिपि, डी सूत्रलिपि, भावमूलक लिपि, चित्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि। इसका विकल्प सी सही है, चित्रलिपि सबसे पहले आई, फिर सूत्रलिपि, फिर प्रतीकात्मक लिपि, फिर भावमूलक लिपि। अगला प्रश्न, प्रश्न 21, कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर हो जाती है उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है? ए संप्रदान कारक, बी अपादान कारक, सी संबंध कारक, डी करण कारक। इसका विकल्प बी सही है, अपादान कारक। जहाँ कोई व्यक्ति या वस्तु या कोई भी चीज़ किसी चीज़ से अलग हो जाती वहाँ अपादान कारक होता है। जैसे बच्चे ने छत से गेंद फेंक दी, तो जब छत से गेंद गिरी तो क्या हो गई, वो अलग हो गई। जहाँ पर भी मित्रों अलग होने का भाव होता है वहाँ अपादान कारक होता है। जैसे मजदूर ने वृक्ष की डाल को वृक्ष से अलग कर दिया, वृक्ष की डाल को काटकर वृक्ष से अलग कर दिया, तो जब डाली क्या हो गई, वृक्ष से अलग हो गई, तो अलग होने का भाव है, इसलिए यहाँ अपादान कारक है। जैसे चूहा बिल से बाहर निकला, जब चूहा बिल से बाहर निकला तो चूहा बिल से अलग हो गया। जहाँ पर भी अलग होने का भाव होगा वहाँ अपादान कारक होगा। ये करण कारक कहाँ होता है? करण कारक मित्रों वहाँ हो, देखो अपादान कारक करण कारक का जो कारक चिन्ह है वो से है और करण कारक का के द्वारा भी है, लेकिन से में अंतर ये है, करण कारक में जुड़ने का भाव होता है, अपादान कारक में अलग होने का भाव होता है। जैसे जिस साधन या माध्यम के द्वारा कार्य का होना पाया जाता है वहाँ करण कारक होता है। जहाँ कोई व्यक्ति वस्तु प्राणी किसी चीज़ से अलग होंगे वहाँ अपादान कारक होगा। जैसे कि मैं कलम से लिखता हूँ, तो कलम वह साधन या माध्यम है जिसके द्वारा लिखा जाता है, तो यहाँ पर करण कारक होगा। संप्रदान कारक कहाँ होता है? संप्रदान कारक मित्रों वहाँ होता है जहाँ किसी के लिए कोई कार्य किया जाता है। जैसे मैं अपने बच्चों के लिए भोजन बनाती हूँ, तो भोजन किसके लिए बनाती हूँ? बच्चों के लिए। तो जहाँ किसी के लिए कोई कार्य होता है और के लिए कारक चिन्ह आता है वहाँ संप्रदान कारक होता है। या कोई वस्तु सदैव के लिए किसी को दे दी जाती है, जैसे कि मैंने बच्चों को मिठाई बांटी, तो बच्चों को मिठाई बांटी तो मिठाई कोई देख लेंगे तो है नहीं, दे दिया मैंने। तो जो चीज़ देकर वापस नहीं ली जाती और जहाँ किसी के लिए कोई कार्य किया जाता है वहाँ संप्रदान कारक होता है। संबंध कारक कहाँ होता है? संबंध का अर्थ ही यही हुआ संबंध। तो जहाँ दो व्यक्तियों वस्तुओं आदि में संबंध का बोध होता है वहाँ संबंध कारक होता है। इसका कारक चिन्ह है काकी के, रारी रे, नानी ने। अगला प्रश्न, मैं तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है? ए नागार्जुन, बी शमशेर, सी अमरनाथ अग्रवाल, डी त्रिलोचन। इसका विकल्प डी सही है, त्रिलोचन।
त्रिलोचन शास्त्री जी को सलाका सम्मान तथा साहित्य रत्न जैसी उपाधियों से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, हिंदी के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से एक असत्य है। ए, हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ है। बी, हिंदी का विकास लगभग 1000 ईस्वी से माना जाता है। सी, हिंदी अपभ्रंश के बाद की भाषा है। डी, हिंदी एक वियोगात्मक भाषा है। इसका विकल्प ए सही है। हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ है। मित्रों, ये विकल्प बिल्कुल गलत है और गलत ही आपका उत्तर होगा, क्योंकि हिंदी संयोगात्मक नहीं वियोगात्मक है। संयोगात्मक भाषा संस्कृत है। जैसे हिंदी संस्कृत में क्या हुआ, जैसे रामा गच्छति, गच्छति रामा, ये दोनों तरफ से अगर हम पढ़ेंगे तो ये सही माना जाएगा, जुड़ा हुआ रहता है, संयोग रहता है। जबकि हिंदी में ऐसा नहीं है। अगर राम जाता है ये शुद्ध होगा, कहते जाता है राम तो बिल्कुल अशुद्ध होगा। इसलिए हिंदी वियोगात्मक भाषा है और संस्कृत क्या है, वो संयोगात्मक भाषा है। अगला प्रश्न, प्रश्न 24, निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। ए, आषाढ़ महात्म। बी, अपवर्ग पंचक। सी, भक्ति सर्वस्व। डी, हिंदी भाषा। इसका विकल्प ए सही है, आषाढ़ महात्म। आषाढ़ महात्म भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना नहीं है, ये कान्हा व्यास जी की रचना है। अगला प्रश्न, प्रश्न 25 तथा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, उर्दू को यामिनी भाषा का श्रेय किसको है। ए, सदल मिश्र। बी, लल्लू लाल। सी, इंशा अल्लाह खां। ये इंशा होगा मित्रों, ईशा नहीं होगा, इंशा अल्लाह खां। डी, सदा सुखलाल नियाज। इसका विकल्प बी सही है, लल्लू लाल। लल्लू लाल जी ने जो है वो हिंदी को, लल्लू लाल जी ने उर्दू को यामिनी भाषा कहा है। हिंदी के विकास में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था और इनको लालचंद, लाल कवि तथा लल्लू लाल इन नामों से जाना जाता है। अब मित्रों, यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएंगे। आपसे जल्दी ही मिलेंगे बहुत अच्छे प्रश्नों के साथ। नमस्कार।